हेलो गाइस, वेलकम टू लर्नर्स लॉकर। गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं ऑपरेशंस ऑन प्रोसेसेस। उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज उसको जाके सब्सक्राइब कर लीजिए। वहां पे बहुत सा ऐसा कंटेंट आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है जो कि इंपॉर्टेंट रहता है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए बिना टाइम गवाए आज के टॉपिक पे चलते हैं, जो कि है ऑपरेशंस ऑन प्रोसेस। तो प्रोसेस मैनेजमेंट के दौरान ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा बहुत सारे ऐसे ऑपरेशंस हैं जो कि एक प्रोसेस के ऊपर इंप्लीमेंट किए जाते हैं। तो उनको आज हम थोड़ा डिटेल में देखने वाले हैं। एंड ये जो सभी ऑपरेशंस हैं ये स्टेट ट्रांजिशन के दौरान इंप्लीमेंट किए जाते हैं एक ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा। तो पहला जो ऑपरेशन है दैट इज क्रिएट अ प्रोसेस। अब एक ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर दो तरह के प्रोसेसेस जो हैं वो क्रिएट हो सकते हैं। कौन कौन से प्रोसेसेस? यूजर प्रोसेस एंड सिस्टम प्रोसेस। अब यूजर प्रोसेस जो है वो बेसिकली एक यूजर के द्वारा क्रिएट किया जाता है बाय कॉलिंग ए प्रोग्राम और बाय इनिशिएटिंग ए प्रोग्राम। तो आपने देखा होगा कि कोई भी एप्लीकेशन या प्रोग्राम कोई यूजर अगर रन कर रहा है तो उसके साथ जो प्रोसेसेस क्रिएट होते हैं उनको बोला जाता है क्या? यूजर प्रोसेस। दूसरे होते हैं सिस्टम प्रोसेस। अब सिस्टम प्रोसेस ऑपरेटिंग सिस्टम अपने पर्पस के लिए क्रिएट करता है। कौन से पर्पसेस? बहुत सारी ऐसी सर्विसेज होती हैं जो कि बैकएंड पे ऑपरेटिंग सिस्टम रन करता है एंड दैट इज अ पार्ट ऑफ सिस्टम प्रोसेसेस। तो ये वो प्रोसेसेस हैं जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम अपने पर्पस के लिए क्रिएट करता है। दूसरी बात आपको यहाँ पे ध्यान में ये रखनी है दैट ये जो ऑपरेशन है क्रिएट प्रोसेस, इट इज बेसिकली ए सर्विस। तो हमने देखा था कि एक सर्विस को अगर आपको यूज करना है तो बेसिकली उसको कॉल करना पड़ता है। तो इस सर्विस को क्रिएट प्रोसेस को अगर आपको यूज करना है तो कौन सी कॉल करनी पड़ती है? तो दैट इज नॉर्मल। अगर विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है तो जो कॉल है उसका नाम है क्रिएट। ये आपका विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए है। एंड फॉर्क कॉल यूज की जाती है यूनिक्स एंड लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में। ये बातें आपको समझ आ गई हैं। देन प्रोसेस तीन तरह से क्रिएट हो सकता है। वो कैसे कैसे? देखिए, पहला तो सिस्टम प्रोसेस आ गया जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम अपने पर्पसेस के लिए क्रिएट करता है। दूसरा आ जाता है यूजर प्रोसेस जो कि यूजर्स की नीड के अकॉर्डिंगली क्रिएट होता है। एंड थर्ड वन इज प्रोसेस अंडर ए प्रोसेस, मींस कोई ऐसा प्रोसेस जो कि एक प्रोसेस के जरिए ही क्रिएट हुआ है। तो वहां पे आपको कुछ ऐसा स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, जैसे मान लीजिए कोई एक प्रोसेस ए चल रहा है एंड उसके अंदर तीन नए प्रोसेसेस और ऐड हो गए हैं, मींस उसके अंडर चल रहे हैं। तो प्रोसेस बी यहाँ पे है, प्रोसेस सी है यहाँ पे, प्रोसेस डी है यहाँ पे। देन मान लीजिए प्रोसेस सी के अंदर दो सब प्रोसेसेस और रन कर रहे हैं, लाइक प्रोसेस ई एंड प्रोसेस एफ। तो यहाँ पे जो प्रोसेस इन प्रोसेस को क्रिएट कर रहा है उसको क्या बोला जाता है? पेरेंट प्रोसेस। एंड जो प्रोसेस क्रिएट हुआ है उसको क्या बोला जाता है? चाइल्ड प्रोसेस। तो ये बातें आपको समझ आ गई है। एक चीज और, एक ही पेरेंट चाहिए होता है टू क्रिएट अ चाइल्ड प्रोसेस। एंड एक पेरेंट के बहुत सारे चाइल्ड प्रोसेसेस हो सकते हैं। अब यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि ये पेरेंट प्रोसेस है एंड ये जो है ये चाइल्ड प्रोसेस है तो ये चाइल्ड ही रहेगा, ऐसा नहीं है। प्रोसेस ई एंड प्रोसेस एफ के लिए ये प्रोसेस सी जो है ये पेरेंट बन गया एंड प्रोसेस ई एंड एफ जो है वो इसके चाइल्ड प्रोसेसेस है। ये चीज आपको समझ आ गई है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं डिस्ट्रॉय अ प्रोसेस एंड इसको बोला जाता है टर्मिनेट अ प्रोसेस। तो डिस्ट्रॉय वर्ड भी हो सकता है और टर्मिनेट भी हो सकता है। तो डिस्ट्रॉय और टर्मिनेट दोनों का मतलब सेम ही होता है। होता क्या है कि अगर कोई प्रोसेस अपनी एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर लेता है तो उसको टर्मिनेट कर दिया जाता है। जब कोई भी प्रोसेस टर्मिनेट होता है तो उसका पीसीबी जो है उसको भी रिलीज कर दिया जाता है मेमोरी से एंड नेक्स्ट प्रोसेस का पीसीबी ड्रॉ किया जाता है उस मेमोरी से। ये चीजें हमने देखी थी पीसीबी में। देन प्रोसेस डिस्ट्रॉय होने का या प्रोसेस टर्मिनेट होने का रीजंस क्या क्या हो सकते हैं? तो देखिए, या तो वो अपनी नॉर्मल कंप्लीशन पे आ जाए, मींस नॉर्मली एक प्रोसेस स्टार्ट हुआ है एंड वो अपनी एग्जीक्यूशन को कंप्लीट कर चुका है, तब वो टर्मिनेट हो सकता है। या फिर उसकी टाइम लिमिट एक्सीड हो जाए, या फिर उसकी मेमोरी जो है वो अनअवेलेबल है, मींस जो मेमोरी स्लॉट उसको दिया गया है वो मेमोरी स्लॉट ऑलरेडी किसी प्रोसेस ने ऑक्युपाई कर लिया है, तो वो क्या हो जाएगा? टर्मिनेट। देन नेक्स्ट इज बाउंस वायलेशन। बाउंस वायलेशन मींस कि किसी और प्रोसेस का मेमोरी स्लॉट वो ऑक्युपाई करने की कोशिश कर रहा है,
तो उस केस में भी वो टर्मिनेट हो जाएगा। देन प्रोटेक्शन एरर आ जाता है इसमें। देन अर्थमेटिक एरर आ जाता है, मीन्स बहुत सारे ऐसे अर्थमेटिक ऑपरेशंस होते हैं जिनका कि कोई एंड नहीं है। लाइक अगर इस प्रोसेस की इंस्ट्रक्शंस में कहीं पे कोई नंबर है, उसको डिवाइड किया जा रहा है 0 से, तो ये इसका कोई भी रिजल्ट नहीं निकलेगा। एंड यहाँ पे क्या है, अर्थमेटिक एरर आ जाएगा एंड ये प्रोसेस जो है वो टर्मिनेट हो जाएगा। देन टाइम ओवररन, अगर टाइम हो गया है उस प्रोसेस का, तब भी वो टर्मिनेट हो जाएगा। इनपुट आउटपुट फेलियर की वजह से भी प्रोसेस टर्मिनेट हो सकता है। इनवैलिड इंस्ट्रक्शन कोड है, उसकी वजह से भी प्रोसेस एक टर्मिनेट हो सकता है। डाटा मिसयूज हो रहा है, उसकी वजह से भी टर्मिनेट हो सकता है। देन पेरेंट टर्मिनेशन, अब यहाँ पे हमने देखा था कुछ ऐसा स्ट्रक्चर, प्रोसेस ए, प्रोसेस बी, सी, डी, ई एंड एफ। तो ये कौन से प्रोसेसेस थे? प्रोसेसेस क्रिएटेड बाय अ प्रोसेस। तो यहाँ पे ये पेरेंट था एंड दैट इज चाइल्ड प्रोसेस। अब पेरेंट टर्मिनेशन के केस में क्या है, मान लीजिए ये प्रोसेस ए टर्मिनेट कर गया, तो इससे नीचे जितने भी ये ब्रांचेस हैं, ये पूरा का पूरा ब्लॉक भी टर्मिनेट हो जाएगा। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, मान लीजिए आपने एक प्रोग्राम रन किया, उस प्रोग्राम के साथ रन हुए बहुत सारे प्रोसेसेस, बट जब आपने वो प्रोग्राम ही बंद कर दिया तो उसके अंदर जो प्रोसेसेस रन हो रहे थे वो ऑटोमेटिकली टर्मिनेट हो जाएंगे। तो कुछ ऐसा ही यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि जब पेरेंट प्रोसेस को ही टर्मिनेट कर दिया जाता है तो उसके जो चाइल्ड प्रोसेसेस हैं वो ऑटोमेटिकली टर्मिनेट हो जाते हैं। एंड इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है वो भी आपको ध्यान में रखना है, दैट इज कैस्केडिंग टर्मिनेशन। तो ये बातें आपको समझ आ गई हैं। चलिए नेक्स्ट ऑपरेशन इज सस्पेंड प्रोसेस। अब बहुत ज्यादा सिस्टम्स में इस सस्पेंड प्रोसेस को स्लीप या ब्लॉक प्रोसेस भी बोला जाता है। होता क्या है इसमें कि टेम्परेरी बेसिस पे आपके जो प्रोसेस एग्जीक्यूशन में है उसकी एग्जीक्यूशन को स्टॉप कर दिया जाता है, तो वो क्या है, बेसिकली सस्पेंड हो गया आपका प्रोसेस। अब क्वेश्चन आता है ये कि सस्पेंड स्टेट में एक प्रोसेस को प्लेस कौन करता है? तो इसमें भी 3 चीजें आपको ध्यान में रखनी है। पहला कि प्रोसेस इटसेल्फ, प्रोसेस खुद से ही उस स्टेट में जा सकता है। दूसरा, ऑपरेटिंग सिस्टम उसको प्रायोरिटी बेसिस पे सस्पेंड पे भेज सकता है। एंड थर्ड वन इज बाय पेरेंट प्रोसेस, कि किसी चाइल्ड प्रोसेस को अगर सस्पेंड स्टेट में भेजना है तो वो होगा किसके जरिए? पेरेंट प्रोसेस के जरिए। अब कोई भी प्रोसेस अगर सस्पेंड स्टेट पे है तो उसको रिज्यूम करने के लिए एक अदर प्रोसेस की जरूरत होती है। वो खुद से सस्पेंड से रिज्यूम स्टेट में जंप नहीं कर सकता। ये चीज आपको क्लियर होगी है। देन अब यहाँ पे आपको नाम से ही पता चल रहा होगा कि सस्पेंशन है या सस्पेंड कर रहे हैं तो वो होता कितने टाइम के लिए? शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम। तो सस्पेंशन हमेशा शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए ही होगी। देन इसमें एक चीज और आपको ध्यान में रखनी है कि कोई भी अगर प्रोसेस है वो सस्पेंड स्टेट में है तो उस पे बेसिकली सीपीयू काम नहीं कर रहा है, बट बाकी सारे रिसोर्सेज को वो उस स्टेट के अंदर भी यूज कर रहा है, लाइक मेमोरी और अदर रिसोर्सेज। चलिए नेक्स्ट इज रिज्यूम प्रोसेस। अब रिज्यूम का मतलब आप सभी को पता है कि किसी प्रोसेस को रिस्टोर करना उस पॉइंट से जहां पे वो सस्पेंड स्टेट में था। तो पिछले ऑपरेशन में हमने देखा था कि सस्पेंड से रिज्यूम पे जंप करने के लिए इस प्रोसेस को जरूरत है अनदर प्रोसेस की। तो यही चीज यहाँ पे भी है कि अगर आपको रिस्टोर करना है किसी सस्पेंडेड प्रोसेस को तो एक अनदर प्रोसेस की आपको जरूरत है जिससे कि ये रिस्टोर हो सकेगा। कई बार आपसे पूछ लिया जाता है कि एक प्रोसेस खुद से रिज्यूम हो सकता है क्या? तो ऐसा नहीं है, एक प्रोसेस खुद से रिज्यूम नहीं हो सकता। ये कुछ पॉइंट्स हैं इंपॉर्टेंट जो कि आपको ध्यान में रखने हैं। एंड कुछ जगह पे कुछ सिस्टम्स में इस रिज्यूम प्रोसेस को वेकअप प्रोसेस भी बोला जाता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। बट वेकअप एंड ब्लॉक जो है वो अलग ऑपरेशंस होते हैं एक प्रोसेस के ऊपर, उसमें हम डिफरेंस अभी देख लेंगे। चलिए नेक्स्ट प्रोसेस इज सेट प्रायोरिटी। अब प्रायोरिटी सेट करना मीन्स किसी चीज की वैल्यू को और ज्यादा बढ़ा देना। मीन्स आप कहीं पे लाइन में लगे हैं एक मंदिर जाने के लिए, एंड मान लीजिए यहाँ पे बहुत बिजी इंसान है कोई, लाइक प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वो अपनी गाड़ी में यहाँ पे आते हैं एंड उनको लाइन में नहीं लगना पड़ रहा, वो डायरेक्टली यहाँ पे दर्शन करके वापस चले जा रहे हैं क्योंकि उनके पास टाइम की कमी है, उनकी प्रायोरिटी बहुत ज्यादा है। वैसे ही प्रोसेसेस को भी प्रायोरिटी दी जाती है। अब पहले आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि कब कब इनको प्रायोरिटाइज कर सकते हैं। तो प्रायोरिटी इनकी दी जाती है रन टाइम पे, प्रोसेस की एग्जीक्यूशन के दौरान उसकी प्रायोरिटी को चेंज या उसको सेट किया जा सकता है। दूसरी चीज आपको ध्यान में ये रखनी है
कि ये प्रायोरिटी सेट इसलिए की जाती है ताकि उस प्रोसेस की एबिलिटी को बढ़ाया जा सके या घटाया जा सके, जिससे कि वो फाइट कर सके सिस्टम रिसोर्सेज के लिए। ये चीज आपको क्लियर है? देन जो प्रायोरिटी है उसको सेट किया जाता है प्रायोरिटी वैल्यू को मॉडिफाई करके, एंड ये प्रायोरिटी वैल्यू को हम मॉडिफाई कहाँ पे करेंगे? पीसीबी के अंदर। पीसीबी स्टैंड्स फॉर प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक, एंड इसको हमने बहुत ज्यादा डिटेल में कवर किया है अपनी लास्ट वीडियो में। तो अगर आपने अभी तक वो लेक्चर नहीं देखा है तो पहले आप वो लेक्चर देख लीजिए, आपको ये चीजें ज्यादा अच्छे से समझ आने वाली हैं। देन नेक्स्ट इज ब्लॉक प्रोसेस। हमने सस्पेंड प्रोसेस देखा था। सस्पेंड प्रोसेस के ऑपरेशन से मिलता जुलता ही ये ब्लॉक ऑपरेशन है, बट इसमें डिफरेंस क्या है कि ब्लॉक जब किसी प्रोसेस को किया जाता है तो वो बेसिकली शिफ्ट हो जाता है वेटिंग स्टेट पे। दूसरी बात, उस पे प्रोसेसर काम नहीं कर रहा है पर बाकी सारी की सारे रिसोर्सिस को वो यूज कर रहा है। थर्ड, इसका मेन रीजन क्या है ब्लॉक होने का? इनपुट आउटपुट सिस्टम कॉल। जब भी बाहर से किसी इवेंट की जरूरत है या कोई इनपुट आउटपुट सिस्टम कॉल इन्वोक होती है ऑपरेटिंग सिस्टम या किसी यूजर के द्वारा, तो आपका प्रोसेस जो है वो रनिंग से ब्लॉक्ड स्टेट में जंप कर जाता है, एंड वो किया जाता है बाय ब्लॉक प्रोसेस। एंड ये एक ऑपरेशन है प्रोसेस का, एंड ये करता कौन है? ऑपरेटिंग सिस्टम, क्योंकि ये सारे का सारा पार्ट है आपका प्रोसेस मैनेजमेंट का, एंड प्रोसेस मैनेजमेंट एक फंक्शन है किसका? ऑपरेटिंग सिस्टम का। एंड ये चीज भी हमने अपनी वीडियोस में कवर की है कि इनपुट आउटपुट सिस्टम कॉल जब भी आती है तो वो बेसिकली एक इंटरप्ट सिग्नल जाता है आपके प्रोसेसर को, जिसकी वजह से प्रोसेस को कुछ टाइम के लिए रुकना पड़ता है जब तक कि यूजर इनपुट एंटर ना कर दे। तो इसको हमने क्लास टीचर के एग्जांपल्स के साथ किया था, आपको याद होगा तो। नेक्स्ट इज वेकअप प्रोसेस। अब रिज्यूम में हमने देखा था कि प्रोसेस जो है वो सस्पेंड से रेडी पे जंप करता है, उसको बोला जाता है रिज्यूम। बट यहाँ पे क्या है, जब ब्लॉक से रेडी पे जंप करेगा तो दैट इज वेकअप। ये चीज आपको समझ आ गई है? चलिए नेक्स्ट इज डिस्पैच प्रोसेस। अब डिस्पैच प्रोसेस को बहुत जगह शेड्यूलिंग भी बोला जाता है। इसमें आपको एक डायग्राम याद रखना है, वो क्या? इवेंट, कॉन्टेक्स्ट सेव, देन शेड्यूलिंग एंड देन डिस्पैचिंग। तो कोई भी इवेंट बनती है तो उसके करंट स्टेट का जो डेटा होता है उसको सेव कर लिया जाता है इन पीसीबी, ताकि वो दोबारा से रिज्यूम हो सके इजीली एंड करेक्टली। तो दैट इज कॉन्टेक्स्ट सेव, एंड ये होता कहाँ पे है? पीसीबी के अंदर। ये चीजें आपको पता ही है। बात करते हैं शेड्यूलिंग की। तो शेड्यूलिंग क्या है? बेसिकली ये एक प्रोसेस है सिलेक्शन का, जिससे कि हम किसी एक प्रोसेस को सेलेक्ट कर सकते हैं जिसपे कि प्रोसेसर आगे काम करने वाला है। मीन्स आपके पास बहुत सारे प्रोसेसेस हैं एंड सीपीयू एक टाइम पे बहुत सारे प्रोसेसेस पे काम नहीं कर पाता है, तो वो जंप करता रहता है, कभी यहाँ कभी यहाँ, कभी इस प्रोसेस पे कभी इस प्रोसेस पे, एंड इस चीज को बोला जाता है क्या? प्रोसेस स्वैपिंग। बट शेड्यूलिंग क्या है कि अगर ये यहाँ पे है तो इसके बाद ये कौन से प्रोसेस पे जंप करेगा, दैट इज शेड्यूलिंग। आप पहले से ही उसको शेड्यूल करके रख रहे हैं, एंड ये काम ऑपरेटिंग सिस्टम का कौन सा कंपोनेंट कर रहा है? उसको बोला जाता है शेड्यूलर। तो ऐसा क्वेश्चन भी आपसे पूछ लिया जाता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर प्रोसेस शेड्यूलिंग कौन से कंपोनेंट के द्वारा की जाती है, तो दैट इज शेड्यूलर। देन जब शेड्यूल कर दिया जाता है किसी प्रोसेस को, उसके बाद नेक्स्ट इज डिस्पैचिंग। व्हाट इज डिस्पैचिंग? तो डिस्पैचिंग में क्या होता है कि आप एक प्रोसेसर को किसी एक प्रोसेस पे लगा रहे हो, उसको बोल दिया जाता है डिस्पैचिंग। इस शेड्यूलिंग के अंदर जिस प्रोसेस को सेलेक्ट किया गया है उस प्रोसेस पे जब सीपीयू काम करना स्टार्ट करेगा तो दैट इज डिस्पैचिंग। एंड कौन सा कंपोनेंट है ऑपरेटिंग सिस्टम का जो कि रिस्पॉन्सिबल है सीपीयू को असाइन करने में फॉर द सेलेक्टेड प्रोसेस, तो उसका नाम है डिस्पैचर। तो ये चीजें भी आपको ध्यान रखनी है दैट डिस्पैचर इज यूज फॉर डिस्पैचिंग, एंड डिस्पैचिंग का मीनिंग आपको पता होना चाहिए, शेड्यूलिंग का मीनिंग आपको पता होना चाहिए, एंड कौन सा कंपोनेंट है ऑपरेटिंग सिस्टम का जो कि रिस्पॉन्सिबल है प्रोसेस शेड्यूलिंग के लिए, तो दैट इज शेड्यूलर। ये भी आपको पता होना चाहिए। देन एक कोऑपरेशन यहाँ पे छूट गया है, दैट इज इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन। तो इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन मीन्स एक प्रोसेस अनदर प्रोसेस के साथ कम्युनिकेट कर सके, तो उसको बोला जाता है इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन। एंड ये जो चीज है ये पॉसिबल किसके द्वारा हो रही है? ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा। तो होप आपको ऑपरेशन समझ आ गए होंगे। इससे ज्यादा डीप में हम इस टॉपिक के नहीं घुसने वाले हैं,
तो यहाँ पे आपकी प्रोसेस मैनेजमेंट हम खत्म कर रहे हैं एंड इसके बाद हम लोग जंप करने वाले हैं किस पे, थ्रेड मैनेजमेंट पे। तो उसमें हम देखने वाले हैं थ्रेड क्या होते हैं, मल्टी थ्रेडिंग क्या होती है एंड ऑल उसके ऑपरेशंस एंड फंक्शंस, कुछ ऐसी चीजें। तो होप आपको ये प्रोसेस मैनेजमेंट समझ आ गया होगा। एंड गाइज अगर आपकी कोई भी क्वेरी है, कोई भी डाउट है लेक्चर से रिलेटेड, तो आप डायरेक्टली हमारे कमेंट सेक्शन में उसको पूछ सकते हैं। हम डेफिनेटली उस चीज को रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। एंड अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज वीडियोस को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि उन तक भी ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।